हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल चैप्टर 6 जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। इसमें मेनली दो टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे जो कि आप हेमेटेनिक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे एंटी कोगुलेंट। ये वाला हेमेटेनिक्स एंड दूसरा होगा एंटी कोगुलेंट। तो इससे पहले दो इम्पोर्टेंट टर्म इस चैप्टर में आए हैं, उसको हम देखेंगे। नंबर 1 हेमेटोलॉजिकल सिस्टम और दूसरा है आपका हेमाटोपोइसिस। हेमेटोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजिक सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ उसको बॉडी में सर्कुलेट करना और तीसरे के अपना फंक्शन को शो करना। इसके मेन कंपोनेंट है आपके ब्लड, जैसे WBC हो गया, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद अपना फंक्शन भी ये शो करते हैं, जैसे कि WBC का फंक्शन आपका ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। दूसरा आपका हेमेटोपोइसिस। पोइसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मिंग इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए ब्लड वेसल्स बन रहा है, नया ब्लड सेल बन रहा है, जैसे कि RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स, इसमें नया ब्लड सेल फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं हम हेमेटोपोइसिस। चलो अब चैप्टर में आते हैं, जो कि आपका पहला टॉपिक है हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स क्या होता है? हेमेटेनिक्स द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एनीमिया आर कॉल्ड हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करती है। एनीमिया क्या हो गई? जो ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, खून की कमी होती है बॉडी में, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो एनीमिया को ट्रीट करें उसको हम हेमेटेनिक्स बोलेंगे। या तो फिर हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस आर यूज टू ट्रीट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आर कॉल्ड हेमेटेनिक्स। ऐसे सब्सटेंस या ऐसी ड्रग्स है, ऐसी मेडिसिन जो आयरन की डेफिशिएंसी अगर ब्लड में है तो उसको ट्रीट करें, तो उसी को हम बोलेंगे हेमेटेनिक्स। तो एक ही चीज़ें हो गई। तो हेमेटेनिक्स क्या हो गया आपका? हेमेटेनिक्स एक ऐसी दवाइयाँ, ऐसी सब्सटेंस हो गई जो हमारे ब्लड में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करने में काम करती है। या तो ब्लड की अगर डेफिशिएंसी है, ब्लड में कोई भी कंपोनेंट की अगर डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने में जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं हम हेमेटेनिक्स। ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड एज हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स में कुछ दवाई दी है, वैरायटी ऑफ मेडिसिन दी है, क्लासीफाई की गई है, तो उसको हम देखेंगे। नंबर 1 आयरन हो गया, दूसरा होगा फॉलिक एसिड और तीसरा आपका हो गया आपका कबाल अमीन। ठीक है। तो आयरन में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है, तो वो हम देखेंगे। पहले की एग्जांपल है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकेनेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई है जो आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे। ठीक है। दूसरा है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मतलब विटामिन 9 का ही दूसरा नाम फॉलिक एसिड है। ठीक है। तीसरा आपका कबाल अमीन, जिसको विटामिन 12 के नाम से जाना जाता है। तब इनको एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है। नंबर 1 लेंगे हम आयरन को। आयरन में हमने मेनली दो मेडिसिन प्रेफर की है जो कि फेमस मेडिसिन है, जो कि आपके फेरस सल्फेट हो गए और फेरस फ्यूमरेट हो गए। ठीक है। अब इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब अगर हम इस दवाई को कंज्यूम करेंगे बॉडी में जाने के बाद ये अपना कैसा एक्शन है, कौन सा एक्शन शो करती है हमारी बॉडी के साथ, तो अब हम वो देखेंगे। ठीक है। नंबर 1 इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो जैसे हमने मेडिसिन को कंज्यूम करा है, कौन सी आयरन वाली मेडिसिन को कंज्यूम करा है जो कि आपका फ्यूरस सल्फेट और फ्यूरस फ्यूमरेट है। ठीक है। तो ये क्या करती है? इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक रेड पिगमेंट है, जो रेड पिगमेंट हमारे ब्लड में दिखाई देता है, वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। तो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। दूसरा इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन्स। ठीक है। इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन्स, मतलब ये कुछ हेल्प करते हैं हार्मोन का फॉर्मेशन करने में भी। जैसे हो गया थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में जैसे आपका T3 T4 हार्मोन को मेनली फॉर्मेशन में काम करते हैं। ठीक है। अब आयरन के
जो मेडिसिन है उसका इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन मतलब इसका यूजेस देखते हैं, मेनली इसके बहुत सारे यूजेस पर मैंने कुछ मेनली स्पेसिफाइड एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो आयरन के कुछ इंडिकेशन होंगे। इंडिकेशन देखो, इट इज़ यूज टू ट्रीट एनीमिया, ठीक है। तो आयरन का यूज़ क्या हो गया कि अगर बॉडी में अगर एनीमिया है, एनीमिया मतलब अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में, तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, हमारे ब्लड में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गया तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी को ट्रीट में हेल्प करता है। दूसरा देखा कॉन्ट्रा इंडिकेशन पर, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ फाउंड। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हो गया कि ये दवाइयाँ जो हैं, जैसे सल्फेट, फ्यूरस सल्फेट हो गया, फ्यूरस फ्यूमरेट हो गया, तो ये मेडिसिन किसके साथ नहीं खानी चाहिए और कब कब नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा इसका कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नहीं। अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स। ड्रग्स और उसके डोजेस में, मतलब कितनी डोज अमाउंट में हमको ये डेली लाइफ में खानी है, ठीक है। पहले हम देखेंगे फ्यूरस सल्फेट। फ्यूरस सल्फेट को हम लेंगे 300 mg TDS, मतलब फ्यूरस सल्फेट की जो मेडिसिन है उसको हम TDS मतलब दिन में 3 बार 300 mg हमको खानी है, ठीक है। दूसरा, फ्यूरस फ्यूमरेट 0.2 ग्राम टू मतलब 0.2 ग्राम, या तो फिर हम बोल सकते हैं 200 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार। तीसरा है फ्यूरस ग्लूकानेट, उसको बोलेंगे हम 600 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार हमको लेनी है। ऐसा डिवाइडेड फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसको लेंगे हम 100 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे हम, तीसरा जो हमारा था कंपोनेंट था या जो थी, वो आपका फॉलिक एसिड एंड कोबालअमीन, मतलब विटामिन 9 एंड विटामिन 12। तो इसका फंक्शन क्या है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। The vitamin 9 help the body in metabolism of protein and their uses। तो विटामिन 9 जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज करेगा प्रोटीन को एंड इट्स देयर यूज, ठीक है। मतलब जो विटामिन 9 है हमारे बॉडी में जो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में इम्पोर्टेंस का रोल होता है। दूसरा, विटामिन 9 एंड विटामिन 12 हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। जो हमारे ब्लड में जो RBC सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसको फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करती है। तीसरा, विटामिन 12 हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ RBC। तो विटामिन 12 होता है जो हमारे RBC अगर फॉर्म होगा, उसको मेच्योर करने में, उसको ग्रोथ करने में, उसको मेच्योर करने में, उसको फंक्शनल लेवल तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है। कौन? विटामिन 12। अब इसके इंडिकेशन पढ़ेंगे हम किसके, फॉलिक एसिड और कोबालअमीन, मतलब विटामिन 9 एंड विटामिन 12 के हम इंडिकेशन पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंट यूज़ का है, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट एनीमिया, ठीक है, ये एनीमिया को ट्रीट करने में भी हेल्प करती हैं विटामिन 9 एंड विटामिन 12। दूसरा, दे आर यूज टू ट्रीट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एक एनीमिया होता है, एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है कि RBC सेल की साइज तो ग्रोथ होती है, मतलब साइज ऑफ RBC यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है, पर वो कोई अपना फंक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। इसी को ट्रीट करने में ये मेडिसिन यूज़ होती है, विटामिन 9 की मेडिसिन एंड विटामिन 12 की मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तीसरा, दे आर यूज टू ट्रीट पार्सिनियस एनीमिया। पार्सिनियस एनीमिया भी एक ऐसा एनीमिया होता है, देखो, इट इज़ ए कंडीशन, पार्थिनियस एनीमिया को हम देख रहे हैं, इट इज इन दिस कंडीशन द बॉडी कांट अब्जॉर्ब इनफ विटामिन 12 एंड लीड टू लो फॉर्मेशन ऑफ RBC। मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी इनफ विटामिन 12 को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे RBC की जो फॉर्मेशन होती है वो ब्लड में कम हो जाती है, ठीक है। इसके कुछ मेन 3 ही इंडिकेशन थे जो हमने अभी देखे। अब हम देखेंगे इसका डोजेस फॉर्म। तो फॉलिक एसिड को हम लेंगे 0.1 to 0.8 mg और 1 mg डेली हम इसको ले सकते हैं। दूसरा, विटामिन 12 1 mg इन पार्थिनियस एनीमिया। अगर पार्थिनियस एनीमिया है तो हमको 1 mg इसको लेनी है पर डे। तो ये आपको हो गया आपका हेमेटोनिक्स। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि है एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मेनली मैं बता दूँ, एंटी कोगुलेंट, एंटी मतलब अपोजिट हो गया, कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन, जो ब्लड को कोगुलेट करता है, ब्लड को जमाता है, उसको अपोज करना है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, ठीक है। तो देखते हैं एंटी कोगुलेंट क्या होता है।
द ड्रग्स प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। मतलब एक ऐसी दवाइयाँ या ऐसी मेडिसिन या ऐसी सब्सटेंसेस, एक ही चीज़ें जो प्रिवेंट करे कोगुलेशन को, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में जो प्रिवेंट करें, उसको बोलेंगे हम एंटी कोगुलेंट। तो द ड्रग्स प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। ठीक है, इससे कुछ इसको फर्दर क्लासीफाई किया है दो पार्ट में। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन एक हो गया इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट और दूसरा हो गया ओरल एंटीकोगुलेंट। मतलब जो मेडिसिन है, एक इंजेक्टेबल है जिसको इंजेक्शन के द्वारा हम ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व करके अपना फंक्शन शो करेगी। दूसरा आपका ओरल एंटीकोगुलेंट जिसको हम मेडिसिन या कैप्सूल या टैबलेट के या सिरप के फॉर्म में लेके अपना फंक्शन को शो करती है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट में आपका एग्जांपल है हेपरिन, ये मेडिसिन के नाम है। हेपरिन हो गया, एनक्रोड हो गया और लेप्रिडोन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपके हेपरिन आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपकी हेपरिन जो मेनली ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, और ओरल एंटीकोगुलेंट में आपका फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि कोमेरिन, दूसरा आपका इंडेनडियोन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कोमेरिन में आ गया आपका बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन, दूसरा आपका हो गया वारफरिन सोडियम, तीसरा आपका हो गया एसिनो कोमेरिन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपकी वारफरिन सोडियम है जो कि ओरल एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, दूसरा इंडेंडियोन डेरिवेटिव्स, इसमें आपका फेनिडियोन आपका इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपकी आ गई। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्लासिफिकेशन में दिए हैं, एक इंजेक्टेबल था, एक ओरल एंटी कोगुलेंट था। ठीक है, अब फर्दर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। पहले हम लेंगे हेपरिन, मतलब जो इंजेक्टेबल मेडिसिन है हेपरिन, और दूसरा हम लेंगे कुमेरिन जो कि ओरल मेडिसिन है। तो हेपरिन का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। जब हम हेपरिन मेडिसिन को हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद अपना एक्शन हो क्या शो करती है, उसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। देखो हेपरिन, इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इन विट्रो, मतलब इनसाइड द बॉडी एंड एज वेल एज इन विट्रो। मतलब इट प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग इन वीवो, मतलब इनसाइड द बॉडी एज वेल एज इन विट्रो। मतलब जो हेपरिन है वो ब्लड क्लॉट से हमको प्रिवेंट करेगी, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगी। कहाँ? बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। मतलब अगर बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट अगर हो गया कहीं, अगर किसी ब्लड वेसल में या कहीं ब्लड अगर रप्चर हो गया, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, तो वहाँ भी वो अगर ब्लड कोगुलेंट होगा, अगर ब्लड वहाँ पे जमना शुरू हो गया, वहाँ पे उसको प्रिवेंट करेगा। ब्लड या बॉडी के अगर बाहर भी अगर कहीं चोट लगे, ब्लड अगर क्लॉट हो गया होगा, तो वहाँ भी वो ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करेगा हेपरिन। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ। हेपरिन, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन वीवो इनसाइड द बॉडी एज वेल एज इन विट्रो, मतलब बॉडी के बाहर भी। ठीक है, इट एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। एंटीथ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम्स होता है जिसको एक्टिवेट करता है। जब हेपरिन मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम्स होता है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, विच इनएक्टिवेट फैक्टर, ठीक है, विच इनएक्टिवेट फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। इन दिस वे कोगुलेशन इज प्रिवेंट। मतलब जो जब हम हेपरिन को मेडिसिन को लेते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, विच इनएक्टिवेट फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। इन दिस वे कोगुलेशन इज प्रिवेंट। ठीक है, जो हमारे फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 जो फैक्टर होते हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में कोगुलेशन कराने में। तो इस कोगुलेशन कराने में, मतलब ब्लड को क्लॉट कराने में मेनली इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कौन? फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। तो इसको प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट ना हो। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कुमेरिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो कोगुलेशन फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैक्टर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं, अलग अलग उसका इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अंटिल दे आर कार्बोक्सिलेटेड। मतलब जब तक उनको कोई कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक इनके साथ कोई बाइंड ना हो जाए, तब वो जाके एक्टिव होता है। ठीक है, दे गेट एक्टिव बाय द हेल्प ऑफ विटामिन के। मतलब जो ये फैक्टर हैं, जो फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 है, ये एक्टिव होते हैं जब उनको क्या मिल जाता है? विटामिन के उनको मिल जाते हैं, तब जाके एक्टिव होता है।
और तब जाके ब्लड को क्लॉट करता है, तब ये ब्लड को जमाता है। ठीक है, ये आपका मेनली में देगा ब्लड कैसे कैसे जमता है। ठीक है, सो दिस कुमेरिन, मतलब जो कुमेरिन कौन सी मेडिसिन हमने इसलिए वारफेरिन सोडियम, ठीक है मेडिसिन है। ठीक है, ड्रग्स एक्ट इन विटामिन के, ठीक है, एंड प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल दैट कार्बोक्सिलेटेड दिस फैक्टर। तो ये जो मेडिसिन है हमारी कुमेरिन, कुमेरिन क्लासीफाई जो मेडिसिन है, वारफेरिन जो एक मेडिसिन है, ठीक है, ये क्या विटामिन के पे ही एक्टिवेट क्या कि विटामिन के पे ही अपना एक्ट शो करती है, ताकि जो विटामिन के है उसको प्रिवेंट करे, उसके सिंथेसिस को प्रिवेंट करे, ताकि ये विटामिन के जो है ये इन फैक्टर पे बाइंड होने से रुक जाए। अगर इन फैक्टर से बाइंड होने से रुक जाए तो क्या ऑटोमेटिकली जो कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको प्रिवेंट कर देंगे, ताकि ब्लड अंदर या बॉडी के बाहर क्या होगा, क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन के इन प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल दैट कार्बोक्सिलेटेड द दिस फैक्टर। ठीक है, तो इन फैक्टर जो बाकी फैक्टर होता है उनको कार्बोक्सिलेटेड नहीं मिलेगा, ताकि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से इसलिए हम बचा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड गेट इजीली प्रिवेंटेड, इसीलिए जो कोगुलेशन हुआ है, मतलब जो कोगुलेशन जो हमारे बॉडी में कोगुलेशन होने वाला था, मतलब ब्लड क्लॉट अगर होगा तो उसको प्रिवेंट करने में ऐसा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी मेडिसिन है विटामिन के पे ही अपने एक्ट को शो करती है, ताकि जो विटामिन के है ये इनसे इन फैक्टरों से बाइंड ना हो, और ताकि जो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाए। इट इज़ गिवन थ्रू ओरल रूट। तो याद रखो जो ये मेडिसिन है वारफेरिन सोडियम मेडिसिन है, ये क्या है, ओरल रूट से दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन देखेंगे हम। इंडिकेशन मतलब इसको कहाँ कहाँ है, कब कब इसको देनी चाहिए, इसका यूज़ क्या है। इंडिकेशन मतलब इसका यूज़ क्या है। ठीक है, नंबर 1 टू ट्रीट अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो टू ट्रीट अनस्टेबल एंजाइना, अगर किसी भी इंसान को अनस्टेबल एंजाइना है तो उसको ट्रीट करने में, उसको हेल्प करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना मतलब हो गया कि हमारे हार्ट में एक हार्ट की एक बीमारी होती है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, जिसमें जो कॉर्नरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट की, वो क्या हो जाती है यहाँ पे, उसमें प्लेक जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसका एरिया कम हो जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट के लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे कॉर्नरी आर्टरी में अगर ब्लड अगर क्या हो गया, रैप्चर हो गया, तो अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, तो वो ब्लड क्लॉट ना हो अंदर, इसीलिए हम ये मेडिसिन को भी लेते हैं ताकि एंजाइना ना हो। दूसरा, टू प्रिवेंट कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर। कोगुलेशन मतलब वही, अगर ब्लड के अंदर क्लॉट हो गया, अगर ब्लड अगर गलती से अगर अंदर क्या ब्लड के मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो ब्लीडिंग होने से क्या उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड क्या हो गया, ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो वो क्लॉट ना हो हार्ट के अंदर, इसीलिए हमको ये दवाई दी जाती है। तो टू प्रिवेंट कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर, ताकि हार्ट फेलियर के चांसेस ना हो। तीसरा, तो डिजॉल्व द क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर मान लो अगर क्लॉट अगर हो भी गया तो उसको डिजॉल्व कर देगा, ताकि वो खून में मिक्स हो जाए, और जो क्लॉट वहाँ पे बना होगा ब्लड वेसल्स वो भी वहाँ पे क्लॉट वहाँ पे जो बना होगा वो भी वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ताकि फर्दर आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डिजॉल्व द क्लॉट, अगर जो क्लॉट बना भी होगा ब्लड वेसल्स में वो भी वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चौथा, पुल्मोनरी इम्बोलिज्म। पुल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या होता है, जो पुल्मोनरी होती है, पुल्मोनरी मतलब लंग्स हो गए। ठीक है, लंग्स में जो आर्टरीज आती है, ठीक है, आर्टरीज ग्रुप ऑफ आर्टरीज हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो वहाँ भी उसको मतलब ब्लड क्लॉट होने से वहाँ भी वो प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन क्या होती है, अगर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब हो गया कि पुल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो आर्टरी है उसका अगर उसके अंदर ब्लड क्लॉट है या क्लॉट होने वाला या होगा, वो उसको वहाँ से उसको प्रिवेंट कर देगा, या तो उसको डिजोल्व कर देगा या तो उसको क्लॉट होने से रोकेगा। पांचवा क्या है, टू प्रिवेंट क्लोटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, अगर हार्ट की सर्जरी हो रही है, अगर ब्लड वहाँ फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉट ना हो, वहाँ भी वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब ये दवाई हमको कब कब नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, दिस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, देखो, रिसेंट ट्रॉमा, अगर किसी को रिसेंट ट्रॉमा हुआ होगा, ट्रॉमा हुआ होगा या ट्रॉमा है, तो वहाँ भी रिसेंट ट्रॉमा के दौरान भी हमको ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। रिसेंट सर्जरी होगी, किसी भी सर्जरी होगी, या हार्ट की सर्जरी
किडनी हो गई, किसी भी सर्जरी हो गई और रिसेंट सर्जरी में भी हमको ये मेडिसिन नहीं देनी है। रिसेंट अब्जॉर्प्शन, अगर रिसेंट अब्जॉर्प्शन हुआ होगा, जैसे मान लो किसी ने रिसेंट अल्कोहल अब्जॉर्ब करा होगा या रिसेंट अभी कोई खाना खाया होगा या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खाई होगी, उस टाइम पे भी हमको रिसेंट अब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड अब्जॉर्प्शन मतलब जो अभी अभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमको अब्जॉर्ब हुआ है, तो उसको रिसेंट अब्जॉर्प्शन के दौरान भी हमको ये मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट है, अपोजिट रिएक्शन शो करती है। रिसेंट स्ट्रोक, अगर किसी को रिसेंट स्ट्रोक आया होगा तो उस टाइम पे मेडिसिन हमको नहीं देनी है। सीवियर हाइपर टेंशन, सीवियर मतलब लंबे समय तक अगर किसी को हाइपर टेंशन है तो हमको ये मेडिसिन ना वहाँ पे भी नहीं देनी है। सीवियर डायबिटीज़, लंबे समय तक डायबिटीज़ है तो वहाँ पे हमको ये मेडिसिन नहीं देनी है। सीवियर लीवर डैमेज है तो वहाँ पे हमको ये मेडिसिन नहीं देनी है। पेप्टिक अल्सर है, पेट में अगर अल्सर है तो वहाँ पे भी हमको ये मेडिसिन नहीं देनी है। एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो इन जो ये सब क्या थे इसके काउंटर इंडिकेशन, ठीक है, यहाँ पे हमको मेडिसिन नहीं देनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ड्रग्स और उसके डोजेज के नाम। तो यही मेन ड्रग्स क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन कौन सी, इंजेक्टेबल है जो मेडिसिन है, ठीक है, जो इंजेक्टेबल से दी जाती है। इसके डोज है 500 to 1000 यूनिट पर ml IV रूट, मतलब इंट्रा वेस्कुलर रूट से हमको, इंट्रा वेसल्स रूट से हमको उसको देना है, ठीक है, मतलब इंजेक्टेबल मेडिसिन। दूसरा है वारफरीन। वारफरीन 5 to 10 mg पर डे, मतलब एक दिन में 5 से 10 mg पर डे हमको उसको देना होगा, या तो फिर बोल सकते हैं इसको डिवाइडेड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दो टॉपिक, हेमेटोनिक्स एंड एंटीकोगुलेंट।